class. In this video I have taken the questions from biology portion and exactly speaking जो मैंने यहाँ पर questions लिए हैं that are from UET 2022 cost entrance paper. ठीक है, तो हम इनकी discussion करेंगे one by one. The first question over here is that generative nucleus in the pollen grain of a seed plant divides forming. जो generative nucleus होता है, जो generative nucleus होता है वो जब divide करता है तो वो क्या बनाता है? obvious सी बात है, वो दो मेल न्यूक्लियर यहाँ पर बनाता है, टू मेल न्यूक्लियर यहाँ पर बनाता है, एक क्या करता है सिंगैमी शो करता है एंड जो दूसरा न्यूक्लियर है वो कहां पर वो क्या शो करता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन दिखाता है एंड ओवरऑल जो सिंगैमी प्लस डबल फर्टिलाइजेशन है इनको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू मेल न्यूक्लियर। ठीक है, next question is question number 2. It says if the number of chromosomes in the vegetative tissue of an angiosperm plant is 12, what will be the normal number of in endosperm? अब हमें क्या बताया गया है कि जो वेजिटेटिव टिश्यू है एक एंजियोस्पर्म प्लांट का, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दैट्स गिवन टू बी इक्वल टू 12। जब वेजिटेटिव टिश्यू की यहाँ पर बात हो रही है, हमें पता है जो वेजिटेटिव टिश्यू होता है वो डिप्लॉयड होता है, दैट मींस टू एन की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 12 के इक्वल टू। ठीक है ना, यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं टू बी इक्वल टू 6 और जब हमें एन की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई, हमें पता है जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, दैट मींस 3n वाली कंडीशन में होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 18। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये बात याद रखना, यहाँ पर अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएगी और ये दोनों जो फ्लावर है दीज बोथ शुड बी बोर्न ऑन द सेम प्लांट, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गाइटनोगैमी। ठीक है ना, और जीनोगैमी हम इसको तब बोलते अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाते। ठीक है ना, या हम बोल देंगे एक प्लांट के एक फ्लावर से जाते पोलन ग्रेन्स एंड पॉलिनेशन कहां पर दिखाते, दूसरे प्लांट के किसी और फ्लावर पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स गाइटनोगैमी, क्योंकि ये एक ही प्लांट के जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. द टाइपिकल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज। मेंडेलियन जो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है उसका रेशियो क्या है, उसमें उसने क्या लिया था y एंड दिस इज कैपिटल R एंड स्मॉल r, दीज आर बेसिकली येलो राउंड एंड इनका उसने क्रॉस किया था y r के साथ, स्मॉल r के साथ, दीज आर बेसिकली रिंकल्ड ग्रीन के साथ, और यहाँ पर जो हमें रेशियो मिला था दैट वाज 1:1:1:1। ये बेसिकली ये वाला जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव होता है। ठीक है ना, इसी को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर this is question number 5. At which end are the new DNA bases added during the DNA replication? जब DNA replication होती है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है DNA replication में क्या होता है, जो न्यू बेस DNA बेसिस होती है वो ऐड होती है, न्यू DNA बेसिस जो होती है वो ऐड होती है, और कहां पर होती है ऐड, 3 कंप्लीमेंट 3OH एंड पे होती है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 ट्राइफॉस्फेट है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, 3OH एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज a piece of double stranded DNA has 30% of adenine, what will be the percentage of guanine? देखो एक बात याद रखना, जो एडेनिन होता है ये होता है इक्वल टू थाइमीन के इक्वल टू होता है। ठीक है, एंड जो गॉनिन होता है वो होता है साइटोसिन के इक्वल टू। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और एक बात यहाँ पर याद रखनी है हमें कि जो इनका टोटल नंबर होता है वो 1 के इक्वल टू आता है। ठीक है, जब एडेनिन कितना है, यहाँ पर एडेनिन यहाँ पर दिया है 30%, दैट मीन जो थाइमीन होगा वो भी कितना होगा 30%। अब वहां पर बचे टोटल 40%, और ये 40% में कंट्रीब्यूशन होगा गॉनिन का एंड साइटोसिन का, वो भी इक्वली, दैट मीन्स गॉनिन शुड बी इक्वल टू 20% एंड जो साइटोसिन होगा वो भी 20% होगा। हमें यहाँ पर गॉनिन की परसेंटेज निकालनी थी, दैट विल ऑब्वियसली बी ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 20%। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज फूड लाइट एंड स्पेस द ग्रेटेस्ट कंपटीशन इज बिटवीन द टू। देखो अगर फूड होगा, लाइट एंड स्पेस होगी, तो ग्रेटेस्ट कंपटीशन कहां पर होगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली अनरिलेटेड स्पीशीज। अब देखो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर क्या दिखाया है, अनरिलेटेड स्पीशीज। एक बात को अंडरस्टैंड करना, स्पीशीज में दो ऑर्गेनिज्म्स में दो स्पीशीज में तभी कंपटीशन वो तभी शो करेंगी जब वो डिपेंड करेंगी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड पे
या एक ही पर्टिकुलर स्पेस में वो रहेंगी, ठीक है ना। अब जब वो अनरिलेटेड स्पीशीज होंगी, दैट मींस उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होगी, उनका रोल भी डिफरेंट होगा। तो इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर आप पहले ही एलिमिनेट कीजिए। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ द सेम निश, एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है डिफरेंट निश। अब अगर डिफरेंट निश होगा, अंडरस्टैंड करना इस पॉइंट को, अगर डिफरेंट निश होगा तो उसका मतलब क्या होता है, उनका बायोलॉजिकल रोल जो होगा, बायोलॉजिकल रोल जो होगा उनका वो डिफरेंट होगा। अंडरस्टैंड करना इसको। अब अगर बायोलॉजिकल रोल यहाँ पर इनका डिफरेंट होगा, दैट मींस इनकी एडेप्टेशंस भी डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। जब इनकी एडेप्टेशंस भी डिफरेंट होगी, वी कैन से दैट इनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होगी, इनकी नीड्स भी डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को भी आप ऐसे ही काटो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड करना इस बात को। जब दो स्पीशीज एक ही निश पे होंगी, दैट मींस उनका बायोलॉजिकल रोल सेम होगा। जब उनका रोल सेम होगा, दैट मींस उनकी रिक्वायरमेंट्स भी सेम होने वाली है, ठीक है ना। तो उनका फूड भी सिमिलर टाइप ऑफ होगा, उनकी स्पेस जो है वो भी सिमिलर टाइप की होगी, दैट मींस वो ज्यादा कंपटीशन शो करेंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। बायोफोर्टिफिकेशन इज द आइडिया ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स। बायोफोर्टिफिकेशन सीधे एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पर। To make them drought resistant, no. To make them virus resistant, increase the nutritional value. बायोफोर्टिफिकेशन किस लिए करते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स हम इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू इससे क्या होता है? अपग्रेड होता है। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। द फाइनल स्टेज इन द टिश्यू कल्चर प्रोग्राम before the new plants are taken out for the cultivation in the fields is known as। जो फाइनल स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं हार्डनिंग। ये बात याद रखना। इसमें क्या करते हैं, जब एक न्यूली डेवलप्ड प्लांट रेडी होता है टू बी प्लांटेड इन द आउटर फील्ड्स, जस्ट बिफोर दैट जो पीरियड होता है, जो टाइमिंग होती है, उसको हम बोलते हैं हार्डनिंग, ठीक है ना। हार्डनिंग स्टेज हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज प्राइमरीली यूज्ड टू। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम किसके लिए यूज करते हैं? एस्टिमेट द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, ऑब्वियसली नॉट। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द स्वेज वाटर, ठीक है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दो करेक्ट हो जाएंगे। आई डोंट नो किस कास्ट वालों ने कौन सा करेक्ट आंसर दिया था फिर आंसर की पे, ऑफिशियल आंसर की पे, लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों आंसर्स मैच होते हैं। देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, this is directly proportional to the quantity of organic matter present in that particular aquatic body, ठीक है ना। अब अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, दैट मींस ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज्यादा होगा। और इसी को हम कुछ इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं, जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो उसका मतलब जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो कम होगा, ठीक है ना। और आई वुड से दैट जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम इन दैट पर्टिकुलर एक्वेटिक बॉडी, ठीक है। यहाँ पर दोनों आंसर्स यहाँ पर हमारे करेक्ट हो जाते। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज इडाफिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम डील विद। इडाफिक फैक्टर्स क्या होता है? इडाफिक इज समथिंग, इडाफिक होता है related to composition or structure of what? Of soil, ठीक है। तो anything that is related to soil is considered under the edaphic category, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। द speciation in which a population splits into two geographically isolated populations, ये बात याद रखना। जियोग्राफिकली दो आइसोलेटेड पॉपुलेशंस बनते हैं, दे एक्सपीरियंस डिसिमिलर सिलेक्टिव प्रेशर एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? जब जियोग्राफिक वर्ड यहाँ पर यूज हो गया तो उसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ये बात याद रखना। और एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को ही हम और एक नाम से जानते हैं, जियोग्राफिक स्पेसिएशन, इसी को हम बोलते हैं जियोग्राफिक स्पेसिएशन, ठीक है ना। द स्पेसिएशन दैट इज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिक डाइवर्सिटीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट सेज reptiles share the following characters with the birds and mammals। reptiles कौन से characters share करते हैं? both with birds and mammals। basically हमें देखना है एक ऐसा character that is common in all the three cases, that means birds में भी होना चाहिए, इसके अलावा mammals में भी होना चाहिए, एंड इसके अलावा reptiles में भी होना चाहिए। देखो, होमोथर्मिक सारे के नहीं होते हैं, डायफ्राम सब में नहीं होता है, एमनियन यस, जो इनका एम्ब्रियो होता है, embryo in all the three cases, that means embryo in case of birds, mammals and these reptiles, वो होता है surrounded with amniotic fluid, ठीक है ना। और ये amniotic fluid क्या करता है? इसकी फंक्शन क्या होती है? it acts as shock absorber,
ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। Next is question number 14. Question number 14 says, in which form of the DNA the number of base pairs per helical turn is 10.5. देखो डीएनए के कुछ टाइप्स होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बी डीएनए, जी डीएनए एंड ए डीएनए। अगर हम नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर हेलिकल की बात करेंगे तो बीटा में बी में होते हैं 10.5, ठीक है, और जी में होते हैं 12 एंड ए में होते हैं 11। ये आप इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10.5 हमें पूछा गया है किस डीएनए में होता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए बीटा डीएनए में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. इट सेज which phase of the interphase refers to the synthesis of DNA necessary for the division. बेसिकली सेल साइकिल के किस फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो एस फेज में होती है, एस फेज को हम बोलते ही है सिंथेसिस फेज। इजी सा क्वेश्चन था, सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पे चलिए। गोल्गी अपैरेटस इज एब्सेंट इन, इनमें से किस में गोल्गी अपैरेटस एब्सेंट होता है? गोल्गी अपैरेटस एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि गोल्गी apparatus is one among the membrane bound organelles, that means it should be present in only eukaryotic cells and it should be absent in the prokaryotic cells, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है प्लांट्स, नो ये क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है। लिवर सेल्स यूकैरियोटिक होती है। बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड, क्या है ये? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, ये रन करता है थ्रू द होल सिस्टम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज लिगामेंट्स इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्टर्स। लिगामेंट्स की बात हो रही है। देखो कनेक्टिव टिश्यू में हम बोन को भी पढ़ते हैं, वो हमने अभी देखा, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं लिगामेंट्स को एंड इसके अलावा हम पढ़ते हैं टेंडॉन्स को। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ठीक है। देखो लिगामेंट्स का काम क्या होता है? ये ज्वाइन करते हैं बोन को, किसके साथ? बोन एंड बोन को ये ज्वाइन करते हैं। एंड टेंडॉन्स का काम क्या होता है? ये एक बोन को मसल के साथ ज्वाइन करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पर लिगामेंट्स के लिए लिखना था, तो वो हो जाएगा बोन टू बोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन टू। सार्कोमियर जो है ये बिटवीन टू, ये एरिया किन के बिटवीन होता है? बिटवीन टू जी लाइन, ठीक है ना। ये एक जी लाइन है, ये एक जी लाइन है, इनके इन बिटवीन जो एरिया होगा इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। देखो कितने इजी से क्वेश्चंस आते हैं बायो पोर्शन से। नेक्स्ट पे चलिए। हार्ट ऑफ द मैन इज, हार्ट जो होता है मैन का वो क्या होता है? मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक और डायजेनिक। यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर जो हार्ट होता है एक मैन का वो होता है मायोजेनिक। व्हाट्स मायोजेनिक? मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? मायोजेनिक का मतलब होता है अवर हार्ट जो होता है इट हैज द एबिलिटी टू गेट एक्साइटेड बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। ये खुद ही एक्साइट होता है, दैट मींस ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। वही अगर हम न्यूरोजेनिक की बात करेंगे, न्यूरोजेनिक मींस द स्टिमुलस वुड कम फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, और द नर्वस सिस्टम एंड दैट इन टर्न विल रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। लेकिन हमारा जो हार्ट होता है इसमें होता है SA नोड, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है ना। ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पेस मेकर भी, इसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट भी, इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। It has got the ability to generate its own action potentials. ये खुद ही ऑटो एक्साइटेबल होता है और यही बीटिंग करता है। हार्ट बीटिंग जो होती है वो कहां पर इनिशिएट होती है? SA नोड से, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मायोजेनिक, ठीक है, ये न्यूरोजेनिक नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट सेज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी विच ऑकर्स एट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पर होती है? ग्लोमेरुलस में होती है। एंड ग्लोमेरुलस कहां पर होता है? बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है? ग्लोमेरुलस और यहां पर होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस में, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22. इट सेज इन कॉकरोच एलरी मसल्स आर एसोसिएटेड विद। जो एलरी मसल्स होते हैं कॉकरोच में, दीज आर एसोसिएटेड विद व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर एलरी मसल्स? एलरी मसल्स होती क्या है? दीज आर बेसिकली ट्रेंगुलर फैन लाइक
मसल्स जो कहां पर प्रेजेंट होती है, विच आर प्रेजेंट इन हार्ट, ये हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आई कैन से दैट, वी कैन से दैट ये जो मसल्स होती हैं अगर ये हार्ट में प्रेजेंट होती है तो ऑब्वियसली इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा कहां पर, हार्ट में एंड ब्लड सर्कुलेशन में। सो दीज आर द मसल्स व्हिच आई वुड से दीज आर रिलेटेड टू द ब्लड सर्कुलेशन एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द हार्ट ऑफ द कॉकरोच, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मार्क कीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, इट सेज HCl इन ह्यूमंस इज सेक्रेटेड बाय, HCl जो होता है ह्यूमंस में उसको सेक्रेट कौन करता है, जाइमोजन सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, कफर सेल्स और म्यूकस सेल्स। तो इनको सेक्रेट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, इनको हम बोलते हैं पैराइटल सेल्स भी, पैराइटल सेल्स भी इन्हीं को हम बोलते हैं पैराइटल सेल्स, और ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स दीज आर वन एंड द सेम थिंग, और ये सेक्रेट करती है HCl इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज what part of the oviduct does the sperm encounter the egg, sperm और egg जो है, sperm plus egg जो है ये कहां पर मिलते हैं, किस पार्ट ऑफ द ओविडक्ट में, फेलोपियन के फेलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं उनके किस पार्ट में sperm एंड egg मिलते हैं। दैट मीन्स ये बोल रहा है फर्टिलाइजेशन, और आई वुड से पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है इन द फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो वो एम्प्यूला में मिलते हैं, एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी आप याद रखिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन था वैसे। Next is question number 25. What is the stage of the cell cycle at which the primary oocytes are arrested in humans? Humans में जो oocytes होते हैं, specifically I would say primary oocytes होते हैं, प्राइमरी oocytes होते हैं वो कहां पर अरेस्ट होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में वो अरेस्ट होते हैं, कहां तक, अंटिल प्यूबरिटी, अंटिल प्यूबरिटी, ठीक है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज इन फॉरेंसिक स्टडी DNA fingerprinting process is used to determine whether or not an individual is a parent of the child, इनमें से हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, माइक्रो सैटेलाइट एनालिसिस का हम यहाँ पर यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर पैटर्निटी, पैटर्निटी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो सैटेलाइट एनालिसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एन यूप्योलॉइड फीमेल्स with only one X chromosome is the characteristic of the individuals with, जो फीमेल्स में एन्यूप्योलॉइडिक फीमेल्स होंगी दैट मींस वो फीमेल्स जिनके पास ओनली एक क्रोमोसोम होता है तो उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो होता है X0, ठीक है ना। इसको हम O भी पढ़ते हैं, बेसिकली ये होता है 0, ठीक है। दैट मींस ये वाला जो X क्रोमोसोम है ये रेड्यूस्ड होता है, रेड्यूस्ड होता है, और आई वुड से इन अदर वर्ड्स आई वुड से ये एब्सेंट होता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो एक ही X होता है इनमें और 0 होता है, तो इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, ये भी आप याद रखिएगा, टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग, जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कब ऑरिजिनेट हुए, डिवोनियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस और ऑर्डोविशियन। तो ऑर्डोविशियन ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वो पीरियड था, दिस इज द पीरियड बेसिकली ऑर्डोविशियन जो पीरियड है, दिस इज द पार्ट ऑफ पैलाजोइक एरा, ये भी आप याद रखिएगा, पैलाजोइक एरा कहां से कहां तक किस वाले टाइम स्टैम्प को हम बोलते हैं, ऑर्डोविशियन पीरियड। ये हम बोल सकते हैं बेसिकली, अगर हम ऑर्डोविशियन की बात करेंगे तो हम यहां पर बोलेंगे दिस इज बेसिकली 540 मिलियन ईयर्स से लेके मैं बोलूंगा 250 मिलियन ईयर्स एगो, ये वाला जो पीरियड आएगा इसको हम बोलेंगे ऑर्डोविशियन पीरियड, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ पैलाजोइक एरा, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अगेन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, द पॉइंट एट विच द फ्यूनिकुलस जॉइन्स द ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है वो कहां पर, ओव्यूल जो होता है वो फ्यूनिकल, जो फ्यूनिकल होता है उसको कहां पर ज्वाइन करता है, एट अ पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड हाइलम, हाइलम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल डिजीज, इनमें वायरल डिजीज कौन सी है, देखो टेटनस की बात अगर हम करेंगे तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थीरिया की बात करेंगे ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी दैट मींस पोलियो जो है ये एक वायरल डिजीज होती है। बेसिक सा क्वेश्चन अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, जब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है बॉडी तो वहां पर कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, वो होती है IgM, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट ये अगेन यहाँ से लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट इज
who discovered and characterized restriction enzymes in the late 1960s। तो वो कौन थे? नेथन आर्बर एंड स्मिथ, ठीक है ना, ये तीन थे जिन्होंने डिस्कवर किया एंड इन्होंने अगेन फिर कैरेक्टराइज किए हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। Next is question number 34 and it says genetically modified BT brinjal has been developed for। जो genetically modified BT brinjal है इसको develop किसके लिए किया गया था? Enhancing the shelf life, drought resistance, insect resistance और fungal resistance। जो BT brinjal है, ये बात याद रखिए, जो BT brinjal है it was developed against insect resistance, ठीक है ना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट इसको बनाया गया था, तो उसी को हम बोलते हैं बीटी ब्रिंजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। Next is question number 5. Question number 35 it says the five kingdom classification is based on। जो five kingdom classification है ये किस पे based है? Mode of nutrition, yes. Complexity in the cell structure, yes. Complexity in the organism's body, yes. All of these। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कुछ characters है जिन पे फाइव किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये बेस करता है। और यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है ये किसने दिया था? तो ऑब्वियस सी बात है कि विटाकर ने ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36 इट सेज व्हिच इज द हाईएस्ट इन द हायरार्की ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो कितना इजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पता है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है ना, ये हमने निमोनिक किसके लिए याद रखा है? दिस इज किंगडम। आफ्टर दैट आता है फाइलम, आफ्टर दैट आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस एंड उसके बाद आती है स्पीशीज। ठीक है, अब इनमें से हाईएस्ट कौन है? ऑब्वियस सी बात है क्लास यहाँ पर हाईएस्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 says in the life cycle of a moss which of the following generations is dominant। जो mosses की लाइफ साइकिल होती है, mosses की जो लाइफ साइकिल होती है उनमें से उसमें डोमिनेंट स्टेज कौन होता है? तो याद रखना डोमिनेंट स्टेज यहाँ पर होता है गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट जो गैमेटोफाइट है ये होता है हैप्लॉइड, दैट मीन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाय। जो रेड रस्ट ऑफ टी है दिस इज काज्ड बाय, ये कौन करता है? रेड अलगा, फंगस, ग्रीन अलगा और ए बैक्टीरियम। याद रखना जो रेड रस्ट ऑफ टी होता है RRT जो होता है दिस इज काज्ड बाय ग्रीन एल्गा। और अगर हम उसका नाम बोलेंगे तो उसका नाम होता है सेफेलोरस होता है उस एल्गा का पर्टिकुलर नेम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें एक ग्रुप पूछा गया है तो हम बोलेंगे ग्रीन एल्गा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वही इज दैट स्पोर्स इन द टेरिडोफाइट्स आर। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, ये बात याद रखना। जो स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, और क्या होते हैं इसके अलावा याद रखना वो यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40 इट सेज इन प्लांट लेटरल रूट और इनिशिएट्स फ्रॉम। जो प्लांट्स होते हैं जो लेटरल रूट्स होते हैं वो कहां से इनिशिएट होते हैं? पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। जब पेरिसाइकल की जो सेल्स होती हैं, याद रखना जब पेरिसाइकल की जो सेल्स होती हैं जब वो स्टार्ट करती है डिवीजन, दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड गिव राइज टू लेटरल रूट्स। ठीक है, लेटरल रूट्स ओरिजिनेट कहां से होते हैं? पेरिसाइकल से वो ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट इज कोलन काइमेट्स हाइपोडर्मिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हाइपोडर्मिस जो होता है वो भी कोलन काइमेटिक्स, दैट मींस कोलन काइमा उसमें अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? डाइकॉट सिस्टम का होता है। जो डाइकॉट स्टम्स होते हैं उनका जो कॉर्टेक्स होता है वो बेसिकली जो कॉर्टेक्स की अगर हम बात करेंगे वो मनी लेयर्ड होता है, बहुत सारे लेयर्स का बना होता है। आई वुड से 3 से लेके 5 लेयर्स तक वो बना होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42 इट सेज ट्रांसपायरेशन इज हाई अंडर। ट्रांसपायरेशन हाई कब होती है? जब टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है ना, जब टेम्परेचर हाई होगा, और हम बोलेंगे जब इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट क्या होगी? हाई होगी। ठीक है ना, ड्राई एनवायरनमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये बात याद रखना। लो टेम्परेचर, नो, जब टेम्परेचर कम होगा दैट मीन्स जो ट्रांसपायरेशन होगी वो भी कम ही होगी, ठीक। ह्यूमिड एनवायरनमेंट, नो, अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा तो ट्रांसपायरेशन अगेन क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। Next is question number 43. Method of passive transport which utilizes a special protein called the carrier protein is called। पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा मेथड, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा मेथड जिसमें यूज किया जाता है कौन, कैरियर प्रोटीन्स। ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स। तो उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पर यूज नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता यूज, यहाँ पर ग्रेडियंट फ्लो होता है, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन तक, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है, ये बात याद रखना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन होती है जिसमें एनर्जी यूज होगी, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। वेयर डज द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। जो केल्विन साइकिल होता है ये कहां पर होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, साइटो। पहली बात हमें पता होना चाहिए कि जो केल्विन साइकिल होता है, जो केल्विन साइकिल होता है वो टेक प्लेस करता है कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात याद रखना ये स्ट्रोमा में होता है, और स्ट्रोमा को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन है, इससे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर बी दैट मींस स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। Next is I guess the last question, 45th question, that is the hormone reducing transpiration rate by inducing stomatal closure is। stomatal closure कौन करता है इन वाले हार्मोन्स में, फाइटो हार्मोन्स में, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है ये स्टोमेटल क्लोजर करता है, स्टोमेटल क्लोजर कराता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन भी, स्ट्रेस हार्मोन। डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन? यस, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब भी एक्सटर्नल कैलामिटी आती है, या मैं बोलूंगा जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, हार्ड होता है, जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनफेवरेबल होता है, एट दैट टाइम जो एब्सिसिक एसिड होता है ये क्लोज करता है स्टोमेटा को, स्टोमेटा को। जब स्टोमेटा क्लोज हो गया दैट मींस ट्रांसपायरेशन भी कम होगी, ठीक है ना। दैट मींस वाटर लॉस भी कम होगा, एंड जब वाटर लॉस कम होगा तो वाटर सेव रहेगा, और जब वाटर सेव रहेगा तो एक प्लांट हेल्दी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। आई बिलीव आप सबको सारे के सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये रियली में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।